हेलो मेरे नौनिहालों, कैसे हैं? आज मोशन लर्निंग में श्रुति मालवी आप लोगों का स्वागत करती है और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में उपसर्जक यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द और उनकी परिभाषाओं के भाग 2 की, यानी कि बचे हुए जो भी है ना, अब हम यहाँ पर निपटा लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो पहला देखिए, हमें पढ़ना है अब नम्य दंतुर लिगेंड। हमने कल कौन कौन से लिगेंड्स पढ़े थे, या लास्ट जो लेक्चर था हम लोगों ने कौन कौन से लिगेंड पढ़े थे बेटा? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, है ना। 6 दंतुर लिगेंड तक हम लोग पढ़ चुके थे, 6 दांत वाले लिगेंड तक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। मैंने बोला था ना कि एक दंतुर लिगेंड एक दांत से काटता है, 2 दंतुर लिगेंड 2 दांत से काटता है ना। तो 6 दंतुर लिगेंड तक हम लोग पढ़ चुके थे, 6 यानी कि हेक्साडेंटेट लिगेंड तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं, एक होता है नम्य दंतुर लिगेंड। अब नम्य दंतुर लिगेंड का मतलब नमने वाला, है ना, एडजस्टमेंट करने वाला, यानी कि फ्लेक्सिबल। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड। अब जैसा इसका नाम है ना बच्चों, ये होता भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल होता है ना, एडजस्टिंग पावर इसके अंदर होती है, नमने की जो क्षमता होती है ना वो इसके अंदर होती है, इसीलिए इसे नम्य दंतुर लिगेंड या फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो ईडीटीए है ना, ईडीटीए भी 2 है, एक तो पेंटाडेंटेट में और एक हेक्साडेंटेट में। मैं बता देती हूँ आपको, मैं हेक्साडेंटेट लिगेंड ईडीटीए की बात कर रही हूँ, जिसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेटो, और उसके ऊपर चार्ज कितना था? 4- 4 एसीटेटो थे ना, इसलिए 4-। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड जो ईडीटीए 4- होता है। कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, केंद्रीय धातु परमाणु के उपयोग के अनुसार, या केंद्रीय धातु परमाणु के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स जो होते हैं, उनकी क्षमता के अनुसार ही ये क्या करता है, अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। वैसे तो इसके पास में कितने लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए? 6। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे षटदंतुर लिगेंड कहा जाता है। परंतु जब कभी रिक्वायरमेंट हो, मेटल एटम बेचारा कमजोर हो, उसके पास में प्लस चार्ज जो है वो कम हो, यानी कि उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, जो रिक्त कक्षक हैं, है ना, समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक यदि कम हो तो बेचारा 6 नहीं रख सकता, पर बनाना उसको ईडीटीए के साथ में ही है ना। लिगेंड उसके पास में ईडीटीए ही है, परंतु किसी केंद्रीय परमाणु को 2 बंध ही बनाने, तो ये अपने 2 ही लोन पेयर वहां डोनेट करेगा। ठीक है, किसी को 3 बनाने तो ये वहां पर 3 लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल रहता है ना। तो क्या हुआ कि ईडीटीए जो कि एक षटदंतुक लिगेंड है ना, वो मेटल एटम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लोन पेयर डोनेट करता है, और कभी कभी 1 दंतुक, 2 दंतुक, 3 दंतुक लिगेंड की तरह भी काम करता है। तो इसे क्या कहते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। बोली बात समझ में आ गई, है ना। ईडीटीए 4- एक षटदंतुर लिगेंड है, परंतु कभी कभी यह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, यह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, धातु परमाणु या आयन के साथ एक दंतुर, द्विदंतुर, हाँ आप मोनोडेंटेट बाइडेंटेट भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइडेंटेट यानी कि त्रिदंतुक आदि की भांति भी व्यवहार दर्शाता है, अतः इसे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड यानी कि नम्य दंतुर लिगेंड भी कहा जाता है। मतलब केवल और केवल एक ही एग्जाम्पल है आपका नम्य दंतुर लिगेंड का, वो है अपना कौन सा? हेक्साडेंटेट लिगेंड, है ना। हेक्साडेंटेट लिगेंड जो है अपने फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का भी एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो 1 लोन पेयर डोनेट करके मोनोडेंटेट की तरह, 2 लोन पेयर डोनेट करके बाइडेंटेट की तरह, 3 लोन पेयर डोनेट करके
ट्राइडेंटेट की तरह इस तरीके से वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि बड़ा फ्लेक्सिबल है ना। तो फ्लेक्सिबल है इसीलिए उसका नाम भी क्या है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। ओके, अब मैंने आप लोगों को कल एक बात बोली थी बच्चों, है ना, कि आप लोगों देखो ध्यान रखो, जब हमने मोनोडेंटेट लिगेंड पढ़े थे तो हमने हाइड्रोजीन की बात की थी, है ना। तो मैं यहाँ पर एक नोट करके एक चीज लिखूंगी। तो हाइड्रोजीन में आपने देखा था कि भाई हाइड्रोजीन में 2 नाइट्रोजन थे, है ना, और दोनों ही नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, है ना। हाइड्रोजीन 2 नाइट्रोजन थे और दोनों ही नाइट्रोजनों के पास में एक एक लोन पेयर था, तो इसको 2 लोन पेयर डोनेट करने चाहिए थे ना, और बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए था, द्विदंतुर लिगेंड होना चाहिए था, है ना। परंतु ये मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह ही काम करता है ना। क्यों काम करता है अभी मैं उसका कारण बताता हूं। मैंने कल आप लोगों को प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको बताऊंगी, तो मैं आज उसका आंसर बताने जा रहा हूं। अब हम प्रॉमिस पूरा करते हैं ना। तो देखो हाइड्रोजीन, आप लोग भी अपना प्रॉमिस पूरा करो। आप जिस प्रॉमिस से वीडियोस देखने के लिए आए हैं ना, वो प्रॉमिस आपका पूरा करना, अच्छे नंबर जरूर आएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजीन NH2NH2 के दोनों ही नाइट्रोजनों पर एक एक लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, एक एक लोन पेयर उपस्थित होता है, परंतु यह मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्योंकि देखिए, क्योंकि कारण देखिए, इसका कारण क्या है। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये नाइट्रोजन, मतलब ये कोई मेटल एटम है, मान लीजिए ये मेटल एटम है ना। अब मेटल एटम या जो आयन है, इसके साथ में इस हाइड्रोजीन ने, है ना, इस हाइड्रोजीन ने अगर अपने दोनों ही लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना लिया ना बेटा, तो क्या होगा, यहाँ पर मेटल एटम और हाइड्रोजीन जो है वो इस तरीके से ऐसे 3 मेंबर की रिंग बनाएंगे, ठीक। अगर इस नाइट्रोजन ने भी अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर दिया, इस नाइट्रोजन ने भी अगर अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया मेटल को, तो यहाँ पर एक 3 मेंबर की रिंग बनेगी। देखो 1 2 3, एक मेंबर तो मेटल एटम, दूसरा मेटल ये वाला नाइट्रोजन, तीसरा मेंबर जो है वो ये वाला नाइट्रोजन, है ना। तो 3 मेंबर की यहाँ पर रिंग बनेगी, और 3 मेंबर की ये जो रिंग है ना, ये अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल होने का मतलब है अस्थायी हो जाती है ना। ये कैसी अस्थायी, स्थायी तीन मेंबर की अस्थायी वलय का निर्माण करते हैं। अब ये वलय जब अस्थायी हो जाएगी तो फिर क्या ही मतलब है। इसलिए नाइट्रोजन जो है केवल एक बार में एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, दूसरा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट यहाँ पर नहीं करता है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन NH2NH2 के दोनों ही नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर उपस्थित होता है, परंतु यह मोनोडेंटेट लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। यह मोनोडेंटेट लिगेंड है क्योंकि 2 लोन पेयर दान करने से बनी 3 सदस्यीय रिंग या 3 सदस्यीय वलय संरचना, 3 सदस्यीय वलय अस्थायी होती है। बोलिए, कारण समझ में आ गया क्या कि हाइड्रोजन जो है यदि दोनों लोन पेयर डोनेट कर देता है तो मेटल एटम के साथ में 3 मेंबर वाली रिंग बनती है, जो कि कैसी हो जाती है बच्चों, अस्थायी हो जाती, अनस्टेबल हो जाती। अनस्टेबल हो जाएगी तो फिर ऐसा कंपाउंड बनाने का फायदा ही क्या जो अनस्टेबल है ना। अनस्टेबल या अस्थायी कंपाउंड हम लोग बनाते नहीं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तो पुख्ता चीज बनती है। आ गई बात समझ में। तो 2 चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, एक तो मैंने बताया फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड और एक मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के बारे में। नम्य दंतुर लिगेंड या फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसा लिगेंड जिसके पास में
कई सारे लोन पेयर होते हैं दान करने के लिए, परंतु मेटल एटम की रिक्वायरमेंट के अनुसार मेटल के जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर इस तरीके से वो दान कर सकता है। तो वो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड हो गया, फ्लेक्सिबल है इसलिए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड हो गया। उसका एक एग्जांपल क्या है अपना EDTA4- जो कि एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो ये जब जरूरत पड़ती है मेटल को 1 लोन पेयर की 2 लोन पेयर की, तो 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर भी प्रोवाइड करवा देता है। तो बड़ा फ्लेक्सिबल सा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। दूसरा बात मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन NH2 जो है, जो दोनों लोन पेयर 2 लोन पेयर है, देखो इधर नाइट्रोजन पे भी इधर नाइट्रोजन पे भी 2 लोन पेयर होने के बावजूद भी ये मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। कारण इसका क्या है कि यदि इसने दोनों लोन पेयर दान कर दिए तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, 3 मेंबर की एक अनस्टेबल रिंग बनाएगा, अस्थायी संरचना बनाएगा, अस्थायी वलय संरचना बनाएगा। और अस्थायी वलय संरचना हम केमिस्ट्री में बनाते नहीं है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेड की तरह ही बिहेव करेगा। बोलिए आगे बात समझ में, आगे चले। उभयदंतुर लिगेंड। अब उभयदंतुर एम्बिडेंटेड लिगेंड इनको कहा जाता है। उभयदंतुर यानी कि एम्बिडेंटेड लिगेंड। देखिए एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। एम्बिडेंटेड यार नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखो एम्बी जो वर्ड है ना, मैं इसको एम्फीबियन से जोड़ देती हूँ। एम्फीबियन कौन, उभयचर है ना। उभय जो वर्ड है ना, उभय वर्ड, जब एक प्राणी 2 तरीके से बिहेव करता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ होते हैं जलचर और कुछ होते हैं थलचर, है ना। जल पे चलने वाले या जल में रहने वाले जलचर और थल पे रहने वाले जमीन पे रहने वाले थलचर कहलाते हैं। परंतु जो दोनों ही जगह होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है ना, उसे क्या कहते हैं, उभयचर बोलते हैं ना, वो जमीन में भी और पानी में भी। क्लियर। तो हमारा देखो उभयदंतुर लिगेंड भी वैसा ही है है ना। उभयदंतुर लिगेंड के भी पहले हम आते हैं एम्फोटेरिक की बात करते हैं ना। एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो एम्फोटेरिक एक होता है एसिडिक नेचर, एक होता है बेसिक नेचर और एक होता है एम्फोटेरिक नेचर, है ना। तो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, जलचर और थलचर, है ना। और एम्बिडेंटेड का मतलब या एम्फोटेरिक का मतलब उभयचर उभयचर मतलब क्रोकोडाइल, जो कभी कभी अम्ल की तरह भी बिहेव करे, कभी कभी बेस की तरह भी बिहेव करे। वैसे ही अपना होता है उभयदंतुर लिगेंड, है ना। अब आपने देखा कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, 1 लोन पेयर डोनेट करेंगे तो मोनोडेंटेड कहलाएंगे, 2 लोन पेयर डोनेट करने वाले बाइडेंटेड कहला रहे हैं, 3 लोन पेयर डोनेट करने वाले ट्राइडेंटेड कहला रहे हैं। इसी तरीके से पेंटा हेक्साडेंटेड आपने देखा। फिर आपने फ्लेक्सीडेंटेड भी देखा, है ना। फ्लेक्सीडेंटेड देखने के बाद अब बारी आ रही है किसकी, एम्बिडेंटेड की। एम्बिडेंटेड जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इनके पास में लोन पेयर तो बहुत सारे होते हैं, यानी कि 2 लोन पेयर होते हैं, है ना। चाहे तो ये दोनों लोन पेयर दान कर सकते हैं, है ना। परंतु क्या होता है कि दोनों लोन पेयर दान भी करते हैं, परंतु एक बार में सिर्फ एक ही लोन पेयर दान करते हैं। अगर 2 दाता परमाणु हैं, ऐसे लिगेंड जिनके पास में 2 दाता परमाणु हैं, ठीक है। अब 2 दाता परमाणु होने पर दोनों दाता परमाणु लोन पेयर अपना डोनेट करेंगे, परंतु एक बार में सिर्फ एक ही दाता परमाणु लोन पेयर डोनेट करेगा। अगर एक ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया तो दूसरा उसको बचा के रखेगा, ठीक है। दोनों के दोनों ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों ही दोनों हाथों से लुटा रहे ना जी। अगर एक हाथ से लुटा दिया तो दूसरे हाथ का पैसा संभाल के रखेगा। वैसा वाला लिगेंड जो होता है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड, बड़ा समझदार लिगेंड है। तो मतलब ऐसे लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु एक बार में या एक समय में एक ही दाता परमाणु अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके धातु परमाणु या आयन, है ना। ये अच्छा, ये लिखना बहुत आवश्यक हो जाता है बेटा। धातु परमाणु या आयन
ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप जब कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मेटल जो है ना या तो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी यानी कि धनायन के रूप में उपस्थित होगी या फिर वो न्यूट्रल एटम के रूप में प्रेजेंट होगी, है ना। तो यहाँ पर धातु के ऊपर कोई चार्ज नहीं भी हो सकता है और कुछ न कुछ प्लस चार्ज हो भी सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ धातु परमाणु या आयन, धातु परमाणु या आयन। कहीं कहीं मैंने नहीं लिखा है पर मैंने बोला है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना, आप लोगों को लिखना है। तो दान करके धातु परमाणु या आयन के साथ एक उप सहसंयोजक बंध, एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण। अरे एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो एक ही बंध बनाएगा ना। वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु अपना लोन पेयर दान करता है और धातु के साथ में एक ही उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उभय दंतुर। अरे भगवान, उभय दंतुर यानी कि एम्बिडेंटेट, उभय दंतुर एम्बिडेंटेट लिगेंड कहलाता है। बोलिए आ गया? हाँ, एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन है? तो दो पर देगा एक ही। आ गया बस समझ। तो ये होता है एम्बिडेंटेट लिगेंड। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखो भाई साहब, देखो ये M जो है ना बेटा, यहाँ पर ये M है मेटल, है ना। मेटल का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में आप देखो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में CN जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आप देखो NC जुड़ा हुआ है। ये है तो मतलब CN जो साइनाइड होता है, इसमें देखो कार्बन भी यहाँ पर लोन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी यहाँ पर लोन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल के साथ में, है ना। तो यानी कि ये भी दाता परमाणु की तरह बिहेव कर सकता है, ये भी दाता परमाणु की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये दोनों कौन है? दाता परमाणु हो गए। परंतु क्या हो रहा है, एक बार में एक ही लिगेंड जो है वो अपना लोन पेयर मेटल को दान कर रहा है। तो देखो मेटल को जो लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना, जैसे मेटल के साथ में यदि कार्बन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो कार्बन को पहले लिखेंगे, नाइट्रोजन को हम बाद में लिखेंगे, है ना। अगर मेटल को नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दान किया है तो नाइट्रोजन को मेटल के सामने लिख देंगे और कार्बन को उसके पीछे लिख देंगे, ठीक है। इसलिए इस CN को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, पर है तो CN ही ना। तो ये क्या हुआ आपका? उभय दंतुर लिगेंड हुआ। है तो दो दाता परमाणु पर एक बार में एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि भी मेटल के साथ में इस C ने भी और इस N ने भी अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, या तो एक बार में कार्बन डोनेट करेगा या फिर एक बार में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी अगर दोनों ने डोनेट कर दिया तो, है ना। गड़बड़ क्या हुई वो अपन ने हाइड्रोजन वाले केस में देख लिया। तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? दाता परमाणु जिनमें दो हो परंतु एक बार में एक ही काम आ रहा है, वो क्या कहलाते हैं? उभय दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। अब उभय दंतुर लिगेंड जैसे मेटल के साथ में साइनाइड ने बॉन्ड बना रखा है। अब साइनाइड में ये जो कार्बन है ना, दाता परमाणु कौन है यहाँ? कार्बन, है ना। और यहाँ देखो आप मेटल के साथ में नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पर दाता परमाणु कौन हो गया बच्चों? नाइट्रोजन, है ना। दाता परमाणु कौन हो गया? उधर नाइट्रोजन और इधर कार्बन। इसका नाम है साइनो और इसका नाम है आइसोसाइनो। आपने मोनोडेंटेट लिगेंड्स में पढ़ा है ये, है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड में हमने साइनो का एग्जांपल भी पढ़ा है और आइसोसाइनो का एग्जांपल भी पढ़ा है ना। दोनों अलग अलग एग्जांपल से, पर वो दोनों ही क्या कहलाते हैं? उभय दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। तो कार्बन ही, वही कार्बन वही नाइट्रोजन, अब दोनों मिलकर के CN बनाओ चाहे NC बनाओ, मेटल को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, है ना। अच्छा, इसको साइनो भी बोल देते हैं, आइसोसाइनो भी बोल देते हैं, सॉरी साइनो भी बोलते थे बेटे, आइसोसाइनो भी बोल देते हैं। परंतु आजकल जो है ना नए नाम भी चल रहे हैं। IUPAC क्या बोलती है? इसको साइनो C और इसको साइनो N, यानी कि आपको एक ही नाम याद रखना है। साइनो आइसोसाइनो याद नहीं रखना, आप साइनो याद रखो। अब जिसके साथ में बॉन्ड बना रहा है, मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो साइनो C, मेटल नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो साइनो N। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो ये रहा, अगला एग्जाम्पल ये देखो, मेटल के साथ में CNO। अब CNO को आप क्या बोलते हो? साइनेटो,
है ना। साइनेटो में भी 2, देखो CNO में भी 2 लोन पेयर है डोनेट करने वाले। एक तो दाता परमाणु ये कार्बन है और एक दाता परमाणु ये कौन है, ऑक्सीजन है। परंतु क्या हो रहा है इस CN में, एक बार में केवल एक ही डोनेट कर रहा है, या तो C डोनेट करेगा एक बार में, या फिर ऑक्सीजन डोनेट करेगा, सॉरी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, है ना। तो फिर देखो मेटल के साथ में अगर कार्बन ने डोनेट किया है तो यहाँ दाता परमाणु साइनेटो का कौन हो रहा है, कार्बन। दाता परमाणु कौन है यहाँ पर, कार्बन। और उधर क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में मेटल ने बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पर दाता परमाणु कौन हुआ बेटा, आपका नाइट्रोजन। बोलिए आ गया क्या, दाता परमाणु मेटल के साथ में, मेटल के सामने कौन लिखा हुआ है, कार्बन लिखा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन ने अपना लोन पेयर जो है इस मेटल को डोनेट किया है, और मेटल के साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेट किया है। तो यहाँ पर दाता परमाणु कैसे कैसे हो गए, ऐसे ऐसे हो गए, है ना। अब इनके नाम के बारे में बात करते हैं बेटा। देखो इसका नाम है साइनेटो और इसको आप बोलोगे आइसोसाइनेटो, ये तो हो गई पुरानी बात। अब नई बात करते हैं। नई बात क्या है, साइनेटो याद रखो। अब साइनेटो में भी देखो साइनेटो C, क्योंकि कार्बन यहाँ पर दाता परमाणु है और यहाँ पर नाइट्रोजन दाता परमाणु है, इसलिए साइनेटो N। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, IUPAC दोनों ही कंसीडर करेगी, है ना। परंतु यदि आपको IUPAC ने नाम दे दिया तो फिर आप पहचान जाना कि ये और ये एक ही है। ठीक है, अगली बात करो। देखो अच्छा, ऑक्सीजन मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे OH होता है, OH को आप बोलते हो एल्कोहल। अब इस O की जगह पे आप जो है किसका इस्तेमाल कर लो, इस O की जगह आप कर लो इस्तेमाल S का, तो ये क्या बन जाएगा, थायो अल्कोहल। बिल्कुल उसी तरीके से जब O था यहाँ पर तो ये था साइनेटो, अभी ये हो जाएगा थायोसाइनेटो, है ना, और ये हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो, है ना। तो देखो थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, और फिर वही वाली बात, है ना। यहाँ पर पहले दाता परमाणु कौन है, दाता परमाणु यहाँ पर कौन है, आपका सल्फर, और यहाँ पर दाता परमाणु कौन है, आपका नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब दाता परमाणु सल्फर है, दाता परमाणु नाइट्रोजन है, तो ये क्या कहलाएगा, थायोसाइनेटो S, और इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो N। आ गया क्या, अगली बात करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स इसके लेती हूं मैं। जैसे देखिए मेटल के साथ में NO2 जुड़ा हुआ हो इस तरीके से, है ना, तो ये क्या है, नाइट्रेटो, है ना। नाइट्रो और नाइट्राइटो दो लिगेंड होते हैं इस तरीके से। M के साथ में NO2 जुड़ा हुआ हो तो एक तो कहलाता है नाइट्रो, ये क्या कहलाया, नाइट्रो, इसको कहते हैं NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। और यदि इसका ऑक्सीजन यदि दाता परमाणु की तरह बिहेव करता है तो ये कहलाता है नाइट्राइटो। साइनो आइसोसाइनेटो में तो चल रहा था, अपने को समझ में आ रहा था कि साइनो कौन साइनेटो कौन, है ना। और नाइट्रो और नाइट्राइटो में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे नहीं भी होते हैं, है ना, पर कुछ बच्चे यदि कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो आप कुछ मत करो। यहाँ पर देखो दाता परमाणु कौन है बच्चे, बोलिए, दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, है ना। और यहाँ पर दाता परमाणु कौन है बच्चा, आपका ऑक्सीजन है ना। तो आप इसको भी नाइट्राइटो बोल दो और उसको भी नाइट्राइटो बोल दो। आ गया क्या, आप इसको भी नाइट्राइटो बोल सकते हो और उसको भी नाइट्राइटो बोल सकते हो, है ना। पर ये कोई कैसा नाइट्राइटो है, N वाला। N वाला मतलब यहाँ पर जो लोन पेयर डोनेट करने वाला एटम है या दाता परमाणु है वो कौन है, नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्राइटो N। और यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करने वाला है ऑक्सीजन, तो नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N। ठीक है, आ गया। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ आप लोगों को, है ना। अब उसका नाम आप खुद बनाइए। देखो ये मेटल है, मेटल के साथ में ये भी मेटल है, मेटल के साथ में जो लोन पेयर डोनेट करने वाला एटम है, एक तो है अपना सल्फर, है ना, 2O4, एक तो है आपका, इधर बना देती हूं मैं, एक तो है ये ऑक्सीजन S, ऑक्सीजन, ये सल्फर नहीं, इसको 2O3, यस।
और यहाँ पर है S S, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये है सल्फेटो, है ना, मतलब थायोसल्फेटो, है ना। क्या नाम है बेटा? थायोसल्फेटो, है ना। तो मेटल के साथ में यदि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो यहाँ पर दाता परमाणु कौन है? इसको कहते हैं थायोसल्फेटो, है ना, दाता परमाणु। बोलिए यहाँ पर दाता परमाणु कौन है बच्चों? ऑक्सीजन है, तो दाता परमाणु इधर ऑक्सीजन। और यहाँ पर दाता परमाणु कौन है बच्चे? दाता परमाणु। बोलिए दाता परमाणु कौन है? यहाँ पर देखो सल्फर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर दाता परमाणु है सल्फर, यानी कि सल्फर अपना लोन पेयर इस मेटल को डोनेट कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है मेटल को डोनेट कर रहा है। तो दाता परमाणु वहां सल्फर और यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका नाम है थायोसल्फेटो। थायोसल्फेटो ओ, क्योंकि ऑक्सीजन दाता परमाणु है, और वो कौन हो जाएगा? थायोसल्फेटो। बोलिए एस। जी हाँ, आ गया क्या? तो उभय दंतुर लिगेंड वो हुए जिनमें दाता परमाणु दो या दो से ज्यादा दो होते हैं, परंतु एक बार में एक ही दो लोन पेयर जो है, एक ही परमाणु जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? उभय दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं अगली। अब आती है बात किलेट लिगेंड की। देखो किलेट का जो मतलब है, ये जो किलेट वर्ड है ना, किलेट जो वर्ड है वो लिया गया है क्लॉ, क्लॉ से लिया गया है, और क्लॉ का मतलब होता है पंजा। किलेट लिगेंड आपको यदि बनाना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले क्लॉ, क्लॉ का मतलब होता है पंजा। अब पंजा एक उंगली से तो बनेगा नहीं, है ना, एक उंगली से तो ये बनने से रहा, तो फिर इसके लिए कितनी उंगलियां चाहिए? कम से कम दो तो चाहिए ना यार, दो दो उंगलियों का तो पंजा बने इस तरीके से, है ना। एक उंगली का तो काई का पंजा है ना, तो दो उंगली, मिनिमम दो उंगली वाला पंजा होता है। तीन उंगली का भी हो सकता है, चार उंगली का भी हो सकता है, और पांच उंगली का भी हो सकता है, और किसी किसी की छह हो तो छह उंगली का भी हो सकता है, सात उंगली का भी हो सकता है ना। मतलब टोटल मिला के कहने वाली बात है कि एक उंगली का भी पंजा नहीं बना सकती। एक उंगली से कोई चीज आप पकड़ के बताओ तो पंजा थोड़ी हो जाएगा, है ना। ये स्टेबल है क्या? ये तो अनस्टेबल है। तो एक उंगली का कभी पंजा नहीं होता है, ठीक है। अब एक उंगली का अगर पंजा नहीं होता है तो फिर क्लॉ के लिए आपको दो या दो से अधिक उंगलियों की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर उंगलियां क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ? देखो ऐसे लिगेंड, किलेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें कम से कम दो दाता परमाणु, ठीक है। दो दाता परमाणु से लेकर के अधिकतम जितने भी दाता परमाणु हो सकते हैं वो तक के जितने भी लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं? मेटल एटम, मान लीजिए ये मेटल एटम है, इस मेटल एटम के साथ में इस तरीके से लोन पेयर डोनेट, अगर एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऐसा बंध बनाएगा। यदि दो परमाणुओं ने लोन पेयर डोनेट किया तो बताओ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? है? ये वाला हाथ देखो, ये दो डेंटेड लिगेंड है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो देखो दोनों लोन पेयर डोनेट करके इस तरीके से पंजा बना लिया ना। अब इसको मेटल को पंजे से पकड़ लिया तो देखो यहाँ पर एक रिंग या वलय नुमा संरचना का निर्माण हुआ। ये वलय नुमा संरचना किलेट रिंग कहलाती है। ये जो प्रोसेस है किलेशन कहलाता है, और ऐसे लिगेंड जो है वो क्या कहलाते हैं? किलेट लिगेंड कहलाते हैं। आ गया क्या? अभी देखिए आगे, है ना। किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड मतलब द्विदंतुर, द्विदंतुर से षटदंतुर लिगेंड से लेकर षटदंतुर लिगेंड जो धातु परमाणु या आयन के साथ, जो धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर, उपसहसंयोजक बंध बनाकर वलयनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। वलयनुमा संरचना का निर्माण करते हैं।
कीलेट लिगैंड कहलाते हैं। कैसे बनते हैं देखो, अभी मेरे को पता है आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि मैडम हाइड्रेजीन भी तो कीलेट लिगेंड ही बना रहा था, है ना। आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि हाइड्रेजीन भी तो कीलेट लिगेंड बना रहा था, वही उसने भी तो रिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया था, परंतु वो क्यों नहीं कर रहा है, उसके साथ में नाइंसाफी क्यों, अभी बता रही हूँ, है ना। देखो मान लीजिए कि आपने मेटल एटम के साथ में द्वितंतुर लिगेंड ले लिया, जैसे इथिलीन डाइएमीन ले लिया, लो जी एथिलीन डाइएमीन, कोई भी मेटल यहाँ पर है उसके साथ में एथिलीन डाइएमीन आपके है ना, और ये दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक, ऐसा ऐसा मैंने ले लिया। अब एथिलीन डाइएमीन का मतलब क्या है, EN यहाँ पर क्या है, एथिलीन डाइएमीन। बोलिए मैंने इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के बताई थी, यही स्ट्रक्चर थी। तो नाइट्रोजन के पास में ऐसे 2 लोन पेयर थे, बोलिए थे कि नहीं थे, नाइट्रोजन के पास में ऐसे 2 लोन पेयर थे। अब आप देखो कि यदि मेटल के साथ में, इस मेटल के साथ में, ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में अगर एक इथिलीन डाइएमीन इस तरीके से लोन पेयर डोनेट करेगा, ये देखो, तो ये वाले नाइट्रोजन ने अपना ये लोन पेयर डोनेट किया, ये वाले नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, ऐसे ऐसे, है ना, और 2 है, तो बताओ कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5। अरे रिंग के सदस्य कितने हो गए, 5 हो गए ना। अगर 3 मेंबर वाली रिंग होती तो अनस्टेबल होती, इसलिए ये वाला जो है वो स्टेबल है, हाइड्रोजन अनस्टेबल था। आ गया समझ में? आप लोगों को गलत नहीं पढ़ाया जाएगा बच्चों। ये लो जी NH2 और आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं ना, उन सभी का आंसर यहाँ पर दिया भी जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो एक एथिलीन डाइएमीन ने इधर से और दूसरे एथिलीन डाइएमीन ने इधर से, यानी कि मेटल के साथ में दोनों द्वितंतुर लिगेंड, यानी कि इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। एक मेटल एटम जो है एथिलीन डाइएमीन से ऐसे और एथिलीन डाइएमीन से ऐसे मिलकर के क्या बना रहा है, रिंग नुमा स्ट्रक्चर, वलय नुमा संरचना का निर्माण कर रहा है ना, वलय नुमा संरचना का निर्माण कर रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस एथिलीन डाइएमीन ने इसको पंजे से ऐसे पकड़ लिया, पंजे से ऐसे पकड़ लिया, तो बताओ मेटल को अच्छे तरीके से जकड़ लिया, है ना, पकड़ लिया, जकड़ लिया, तो क्या बना लिया, ऐसे बना लिया, और इसी को क्या कहेंगे, रिंग स्ट्रक्चर बना ली, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कीलेट लिगेंड कहेंगे, ठीक है, कीलेट लिगेंड कहेंगे। अब ये जो कीलेट लिगेंड बोली, समझ में आई बात आपको, इथिलीन डाइएमीन, जितने भी डायोडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, मैंने आपको हेक्साडेंटेट तक पढ़ा है, जितने भी लिगेंड है ना मोनोडेंटेट के अलावा, वो सारे के सारे कीलेट लिगेंड कहला सकते हैं, कहलाते हैं, परंतु मोनोडेंटेट का हाइड्रोजन कीलेट लिगेंड नहीं कहलाएगा 3 मेंबर की रिंग बनाने की वजह से। आगे इसके बारे में बात करते हैं बेटा। मोनोडेंटेट लिगेंड या एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड कभी भी कीलेट लिगेंड नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि भाई एक दंतुर लिगेंड कभी भी कीलेट लिगेंड नहीं हो सकता। कारण आप लोगों को समझ में आया, हाइड्रोजन वगैरह का भी, हाइड्रोजन भी मोनोडेंटेट लिगेंड है और वो कभी भी कीलेट लिगेंड नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 मेंबर की रिंग बना रहा है और अनस्टेबल रिंग है ना। अब अगली बात देखो कि कीलेट लिगेंड के कारण, कीलेट लिगेंड के कारण बनने वाली वलय संरचना कीलेट वलय या कीलेट रिंग कहलाती है, कीलेट रिंग कहलाती है, कीलेट वलय या कीलेट रिंग कहलाती है। दूसरा, और यह प्रक्रिया, यही लिख देती हूं, और यह प्रक्रिया और यह प्रक्रिया या प्रोसेस
हाँ अब ठीक है। और यह प्रक्रिया कीलेशन क्या कहलाती है बेटा? कीलेशन कहलाती है ना? क्या कहलाती है? कीलेशन कहलाती है। कीलेशन या इसको कीलेटीकरण भी कहते हैं। कीलेटीकरण कहलाती है। मतलब क्या हो रहा है कि मोनोडेंटेट के अलावा बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड जो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ना बेटा, क्या कहलाती है? कीलेशन कहलाती है। और बनने वाली जो रिंग है वो क्या कहलाती है? कीलेट रिंग कहलाती है। ठीक है, अब कीलेट रिंग या कीलेशन होने की वजह से होता क्या है कि कीलेशन के कारण बनने वाले संकुल अधिक स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। अधिक स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी लिगेंड कीलेट रिंग बना रहा है, यानी कि बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट वगैरह से जुड़ा हुआ है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है बच्चों। और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो इस प्रभाव को कीलेट प्रभाव कहा जाता है। कीलेट प्रभाव या कीलेट इफेक्ट कहा जाता है। मतलब क्या हो रहा है, यदि आपसे कोई पूछे ना कि मुझे बताइए CuNH3 और CuEN2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन अधिक स्थायी है? तो आप क्या कहेंगे? वो ज्यादा स्थायी है। क्यों ज्यादा स्थायी है? क्योंकि वहां पर वो क्या बना रहा है? एक कीलेट रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, एक कीलेट यौगिक का निर्माण कर रहा है। अब कीलेट यौगिक का एक एग्जांपल तो मैंने आपको इसका दिया ही था, यहाँ पर मेटल रखा था। एक एग्जांपल और हो सकता है, जैसे देखो 3 भी जुड़ सकते, जरूरी नहीं 2 ही जुड़े। देखो जैसे फेरस के साथ में फेरिक आयन जो होता है Fe3+ आयन के साथ में 3 ऑक्जेलिक एसिड जुड़ करके, देखो OX ऑक्जेलेटो, देखो एक यहां से जुड़ जाएगा, एक यहां से जुड़ जाएगा इस तरीके से, और एक ऑक्जेलेटो यहां से जुड़ जाएगा। अब ऑक्जेलेटो की स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, OX मतलब क्या है? ऑक्जेलेटो, और ऑक्जेलेटो की स्ट्रक्चर होती है ऐसी। यहाँ भी देखो आप, क्या 3 मेंबर की रिंग बन रही है? नहीं, 3 मेंबर की रिंग नहीं बन रही है। तो ये इस तरीके से ऑक्जेलेटो का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। चार्ज वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बताइए कीलेट इफेक्ट आप लोगों को समझ में आया? पूरा कीलेट इफेक्ट आप लोगों, ये चार्ज वगैरह की बात लो जी लगा देते हैं, क्यों परेशान होते हो, है ना? तो चार्ज वगैरह लगा करके ये क्या है, कैसे बन रहे हैं, अब इनके निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो कीलेट लिगेंड समझ में आया आप लोगों को? कीलेट लिगेंड क्या होता है? मोनोडेंटेट के अलावा जितने भी लिगेंड होते हैं वो सारे कीलेट लिगेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं। तो क्योंकि कीलेट लिगेंड की जो परिभाषा है वो यही है। देखो द्विदंतुर से लेकर के षटदंतुर लिगेंड, जिनके पास में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, वो सब के सब क्या बनाते हैं? कीलेट रिंग बनाते हैं। कीलेट रिंग कैसे बनाते हैं? मेटल एटम को अपने डोन पे डोनेट करके एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? कीलेट रिंग कहलाती है। स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, यानी कि स्थायित्व को बढ़ाती है, और ये जो प्रोसेस है इसको कीलेशन कहते हैं। और स्थायित्व बढ़ने के जो प्रभाव है, इस प्रभाव को कीलेट प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, और ये कीलेट लिगेंड कहलाते हैं, है ना? परंतु जो वो अपना था ना हाइड्रोजन, वो कीलेट लिगेंड नहीं बना रहा है ना, वो 3 मेंबर की रिंग बना रहा है जो कि अनस्टेबल है। ठीक है, ये कीलेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड कभी भी कीलेट लिगेंड नहीं हो सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम। अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन वो होता है जो लिगेंडों के साथ में जुड़ता है। देखो अपन ने अभी तक लिगेंडों की तो खूब बात कर ली, अब केंद्रीय धातु परमाणु आयन बड़ा बुरा मान रहा था, मेरे कान में आकर के बोला मैडम मेरे बारे में भी पढ़ाओ, तो उसके बारे में मुझे पढ़ाना पड़ रहा है और पढ़ना भी है आप लोगों को। केंद्रीय धातु परमाणु आयन या परमाणु होते क्या है ना? तो देखो केंद्रीय धातु परमाणु वो होते हैं वे धातु परमाणु या आयन
वे धातु परमाणु या आयन जो लिगेंड के लोन पेयर ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध निर्माण हेतु समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक उपलब्ध कराते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाते हैं। बोलिए, जब तक लोन पेयर डोनेट करेगा, जब कोई लोन, मतलब क्या होता है कि अगर लिगेंड ने लोन पेयर डोनेट किया और लेने वाला केंद्रीय धातु परमाणु ही नहीं है तो क्या उपसहसंयोजक यौगिक बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। अब लिगेंड लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोग मेटल ले ही नहीं रहे तो कोई फायदा है नहीं, हमारा कंपाउंड तो बनेगा नहीं, है ना, उपसहसंयोजक यौगिक बनेगा नहीं। तो उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए लिगेंड जितने जरूरी है उतना ही जरूरी है आपका मेटल एटम। मेटल एटम ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि वो क्या उपलब्ध करवाएगा आपको? रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। तब जाकर के लिगेंड जो है अपने लोन पेयर वहां रिक्त कक्षकों में दे पाएंगे और उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण कर पाएंगे। तो वे धातु परमाणु या आयन जो लिगेंड के लोन पेयर ग्रहण करके उपसहसंयोजक बंध निर्माण हेतु समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाते हैं। ठीक है, अब केंद्रीय धातु परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मैंने आप लोगों को बताया है, अपने ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग ऐसे चलता है। तो इसका एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लूंगी यहाँ पर, इसलिए मैंने नया पेज लिया है। K4FeCN6, ये मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया आप लोगों के सामने। ठीक है, ये बड़ा फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अक्सर यही देखने को मिलता है ना, और अक्सर इसके बारे में ज्यादा बात होती है ना। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक मैंने आप लोगों को बना के बताया। अब इस उपसहसंयोजक यौगिक में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसी चीजें हैं, एक एक करके मैं इन सभी के बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ देखने के बाद में आपको सब पता लग जाएगा कि कौन तो धातु परमाणु केंद्रीय है। देखो दो तरह की धातुएं नजर आ रही है, एक तो पोटेशियम भी धातु नजर आ रही है और एक आयरन भी धातु नजर आ रही है। पर केंद्रीय धातु परमाणु इनमें से कौन सा है? लिगेंड कौन है? लिगेंड का डोनर एटम कौन है? बाहर वाले को बाहर क्यों रखा है, इसको अंदर क्यों नहीं रखा है? ये सारी बातें हम जो है अब यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आराम से देखो। पहले इसको देखो कि ये कंपाउंड ऐसे होते हैं, ये है ना, कुछ तो आपको ब्रैकेट में मिलेंगे, कुछ आपको ब्रैकेट के बाहर मिलेंगे, इधर भी मिल सकते हैं, इधर भी मिल सकते हैं। कौन क्या कैसे होगा वो सब के बारे में भी मैं बताती हूँ। तो देखो इसको, ये जो ब्रैकेट है ना, बड़ा ब्रैकेट, इसके बाहर यानी कि ये बाहर जो कोई भी है ना, ये इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो भाग होते हैं बेटा। एक तो बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला है ना, और एक पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट, ये दो भाग हैं, ये पूरा। ठीक है, तो दो भाग होगा इसके, एक तो ये भाग और एक ये भाग। एक तो ये जो है आपके बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला भाग, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, और एक बड़ा ब्रैकेट, दो भाग हो गए। अब दो भागों में से जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है ना बेटा, वो होता है काउंटर आयन। क्या कहलाता है बेटा? काउंटर आयन। काउंटर आयन इसे कहा जाएगा। अरे काउंटर आयन, यहाँ जो आयन उपस्थित है यानी कि पोटेशियम जो उपस्थित है ना, इसे कहेंगे काउंटर आयन। और ये जो भाग है ना, इसे कहेंगे आयनिक एंटिटी, है ना, आयनिक एंटिटी। एंटिटी
है ना, आयनिक मंडल भी इसे कहेंगे या आयनिक एंटिटी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है पूरा का पूरा भाग, इसे कहेंगे आप कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। दो आयन होते हैं, एक काउंटर आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। कॉम्प्लेक्स आयन, इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उप सह संयोजन मंडल, क्या कहलाएगा, उप सह संयोजन मंडल या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना। ये ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो बताइए, दो भाग कर लिया आप लोगों ने, है ना। दो भाग हो गए, एक तो हो गया आयनिक एंटिटी और एक हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आयनिक एंटिटी में जो भी परमाणु या आयन उपस्थित है उसे काउंटर आयन कहेंगे, है ना। काउंटर आयन कौन है यहाँ पर, पोटेशियम आपका काउंटर आयन है, ठीक है। अब पोटेशियम आपका काउंटर आयन है। आगे चलते हैं तो अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। ये जो उप सह संयोजन मंडल होता है बेटा, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, इसके अंदर उपस्थित ये जो मेटल एटम है इसे क्या कहा जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाएगा। क्या कहेंगे बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम इसी को कहा जाता है, ठीक। अब सेंट्रल मेटल एटम जिनसे जुड़े हुए हैं, है ना, सेंट्रल मेटल एटम जिससे जुड़ा हुआ है, जैसे ये पूरा का पूरा ये CN जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाता है मेरे बच्चों, ये कहलाता है लिगेंड। क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। बोलिए, बात समझ में आ रही है। अब लिगेंड में भी मेटल एटम के सामने जो मेटल रखी हुई है, यानी कि ये कार्बन है ना, ये कार्बन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दाता परमाणु। भाई लिगेंड तो है परंतु दाता परमाणु कौन है, लिगेंड का कार्बन दाता परमाणु है, यानी कि आयरन के साथ में कार्बन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब ये जो 6 आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर, मैंने ही लिखा है, आप लोगों ने तो क्या लिखा है ना ये जो 6 आप लोगों ने लिखा है ना बेटा, ये 6 का मतलब है कि कितने लिगेंड मेटल के साथ में बंध बना रहे हैं, है ना। मतलब कितने लिगेंड जो है वो मेटल के साथ में बंध बना रहे हैं, तो भाई 6 बना रहे हैं, है ना। तो इसे कहेंगे समन्वय संख्या। क्या कहेंगे, समन्वय संख्या, है ना। समन्वय संख्या भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर आप इसको बोल सकते हो। तो बताइए पूरे के पूरे जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके बारे में कौन कौन क्या क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आया क्या। भाई केंद्रीय धातु परमाणु जहां पर उपस्थित होता है, जिस बड़े ब्रैकेट में ये उपस्थित होता है, उसे तो क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उप सहसंयोजक मंडल या समन्वय मंडल कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाहर यानी कि बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी उपस्थित है, जो भी पार्ट उपस्थित है इस कंपाउंड का, वो क्या कहलाता है, आयनिक एंटिटी या आयनिक मंडल कहलाता है। 2 भाग हो गए। 2 भागों में से आयनिक मंडल जो भी है, आयनिक मंडल जो भी बनाता है उसको क्या कहा जाता है, काउंटर आयन कहा जाता है ना। काउंटर आयन के बाद में आप इधर आ जाओ, ये जो अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होती है उसे वह केंद्रीय धातु परमाणु होता है। केंद्रीय धातु परमाणु जिसके साथ में जुड़ा हुआ होता है वे लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड जितनी संख्या में उपस्थित है या जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं वो क्या कहलाती है, उनकी समन्वय संख्या कहलाती है। लिगेंड में जो एटम मेटल के सामने जस्ट लिखा हुआ है वो क्या कहलाता है, दाता परमाणु कहलाता है। बोलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, आ गई इतनी बात समझ में, आप बना लीजिए अच्छे तरीके से इसको। अब देखिए समन्वय मंडल क्या कहलाता है। समन्वय मंडल अपना वही होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, देखो केंद्रीय धातु परमाणु और उसके साथ में जो उपस्थित लिगेंड है उन सबको मिलाकर क्या बनती है, अपनी समन्वय मंडल का निर्माण होता है। तो मैं यहां लिख देती हूँ कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु
परमाणु या आयन लिगेंड के साथ उपस्थित रहते हैं, जिसे बड़े ब्रैकेट में, है ना, जिसे क्या कहा, बड़े ब्रैकेट में, जिसे कहाँ रखते हैं बेटा, बड़े ब्रैकेट के अंदर, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और इसके साथ उपसंयोजक बंधों द्वारा बंधित, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ उपस्थित रहते हैं। अब लिगेंड क्या करते हैं, उपसंयोजक बंध ही बनाते हैं, उपस्थित रहते हैं, जिसे बड़े ब्रैकेट द्वारा दर्शाया जाता है। समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। समन्वय मंडल कहलाता है। अब देखो, जब आप समन्वय मंडल, हमने शुरू वाले लेक्चर में पढ़ाया था, डबल सॉल्ट पढ़ाए थे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाए थे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता था, ये बड़ा ब्रैकेट जो है वो टूट करके आयनित नहीं होता था ना, तो यह अनायनित रूप से उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। यानी कि जब आप इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा, यानी कि इसका आयनन नहीं होगा। ठीक है, आयनन नहीं होगा तो बताइए ये स्टेबल रहेगा और किस में रहेगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है और लिगेंड जो उपसंयोजक बंध द्वारा बंधित है उस मेटल के साथ में, वो सभी बड़े ब्रैकेट के अंदर रहते हैं। उसी बड़े ब्रैकेट को क्या कहा जाता है, समन्वय मंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे ये बात समझ में। अब अगली बात है आयनिक मंडल की, है ना। आयनिक मंडल को आप आयनिक स्फीयर भी बोल देते हो, है ना, और इसको आप काउंटर आयन के नाम से भी जान देते हैं। काउंटर आयन भी इसे कहा जाता है ना। अब काउंटर आयन क्या होता है, जो बड़ा ब्रैकेट, जो कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर था, है ना, समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित जो भी सरल धनायन या ऋणायन होते हैं वो क्या बनाते हैं, आयनिक स्फीयर का निर्माण करते हैं या काउंटर आयन बनाते हैं। तो लिखेंगे क्या कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर उपस्थित सरल आयन आयनिक मंडल का निर्माण करते हैं, आयनिक मंडल का निर्माण करते हैं। ये धनायन तथा ऋणायन दोनों हो सकते हैं, ये धनायन तथा ऋणायन दोनों हो सकते हैं। आगे धनायन समन्वय मंडल के पहले तथा ऋणायन समन्वय मंडल के बाद उपस्थित रहते हैं। मतलब जो सरल धनायन या सरल ऋणायन जिनके बारे में आप लोग जानते हो, जैसे SO4 सल्फेट आयन हुआ, है ना, अपना पोटेशियम आयन हुआ, सोडियम आयन हुआ, अपना नाइट्रेट आयन हुआ, कार्बोनेट आयन हुआ, ये जितने भी आयन होते हैं ना, सरल धनायन या सरल ऋणायन,
है ना, जिनको हम नॉर्मली जानते हैं, है ना, जो लिगेंड की फॉर्म में नहीं होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर उपस्थित होते हैं, चाहे धनायन हो या ऋणायन हो, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आयनिक मंडल कहलाते हैं, आयनिक स्फीयर कहलाते हैं, काउंटर आयन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो है अगर धनायन है तो कहाँ उपस्थित होंगे, जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके पहले उपस्थित होंगे, और अगर ऋणायन है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाद उपस्थित होंगे। वो क्या कहलाते हैं, आयनिक स्फीयर या काउंटर आयन कहलाते हैं। देखो एक एग्जांपल लेकर के मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि K4 अभी बताया था थोड़ी देर पहले, FeCN6। अब इसमें धनायन जो है ना, ये पोटेशियम धनायन है, तो धनायन है तो कहाँ उपस्थित होगा, इसके पहले उपस्थित होगा, ये यहाँ पर काउंटर आयन है। और यदि मैंने यहाँ पर ले लिया, है ना, लीजिए ये मैंने बना दिया, तो ये जो Cl है ना यहाँ पर, ये वाला, ये जो Cl है, ये यहाँ पर Cl माइनस के रूप में है ना, सरल ऋणायन है, तो ऋणायन है तो कहाँ उपस्थित होगा, पीछे की तरफ उपस्थित होगा, और धनायन है तो कहाँ उपस्थित होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पहले उपस्थित होगा, कॉम्प्लेक्स आयन के पहले उपस्थित होगा। दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक तरह का आयनिक कंपाउंड है। देखो आगे धनायन पीछे ऋणायन, इधर भी अगर ये ऋणायन है तो फिर ये धनायन होगा। ठीक है, तो आयनिक मंडल या आयनिक स्फीयर आप लोगों को समझ में आया। आगे चलते हैं। अब जब संकुल बन ही गए हैं तो संकुलों को भी हम जो है वो क्लासिफाई कर देते हैं। संकुल दो तरह के होते हैं बेटा, है ना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिन्हें संकुल यौगिक कहा जाता है। संकुल यौगिक दो तरह के होते हैं, है ना, एक तो होता है होमोलेप्टिक और एक होते हैं हेट्रोलेप्टिक, है ना। अब होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक क्या होते हैं ये देखिए, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, समन्वय संकुल में मेटल एटम के साथ में सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड जुड़ा हुआ होता है तो होमोलेप्टिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है या होमोलेप्टिक संकुलों का निर्माण होता है। परंतु कोऑर्डिनेशन स्फीयर में या समन्वय संकुल में दो या दो से अधिक तरह के लिगेंड उपस्थित होते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, हेट्रोलेप्टिक संकुल बनाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं क्या कि समन्वय मंडल में धातु परमाणु या आयन के साथ एक ही तरह के लिगेंड उपस्थित होते हैं तो बनने वाला संकुल होमोलेप्टिक संकुल कहलाता है। ठीक है, होमोलेप्टिक संकुल कौन होगा, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये लीजिए 6 तो है पर सारे के सारे कौन है, सारे के सारे कौन है, CN ही है, एक ही टाइप का है, तो ये क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक संकुल कहलाएगा। जबकि हेट्रोलेप्टिक संकुल की हम बात करें, तो देखिए हेट्रोलेप्टिक संकुल का मतलब है कि समन्वय मंडल में धातु परमाणु या आयन के साथ में एक से अधिक तरह के जो लिगेंड उपस्थित होते हैं तो बनने वाला जो संकुल होता है वो कैसा होता है, हेट्रोलेप्टिक संकुल होता है। परंतु यदि सब गायब हो गया।
परंतु यदि एक से अधिक तरह के लिगेंड उपस्थित हों तो हेटेरोलेप्टिक संकुल का निर्माण होता है। तो हेटेरोलेप्टिक संकुल बनता है। ठीक है, अगर एक ही तरह के हैं सारे के सारे लिगेंड तो होमोलेप्टिक, और एक से ज्यादा तरीके के हैं तो हेटेरोलेप्टिक। बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैडम पता नहीं क्या ही पढ़ाई जा रही, बोर कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से बोर्ड के प्रश्न आए हुए हैं। कई बार आप लोगों से 6 लिगेंडों की ऐसी लिस्ट दे देते हैं और बोलते बताओ इसमें से हेटेरोलेप्टिक कौन है और होमोलेप्टिक कौन है ना। तो देखो यहाँ से हम भी बता सकते हैं ये कौन है। देखो आयरन के साथ में 3 ऑक्जेलिक जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा है, होमोलेप्टिक है ना। देखो अमोनिया, सारे के सारे अमोनिया जुड़ी हुई कॉपर के साथ में, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, होमो का, होमोलेप्टिक संकुल है ना। ये देखो सीरियम के साथ में 4 तो अमोनिया और 2 सीएल, यानी कि 2 अलग अलग तरीके के लिगेंड हो गए ना बेटा। तो ये कैसा संकुल हो जाएगा, अब हेटेरोलेप्टिक संकुल हो जाएगा। तो ये हेटेरोलेप्टिक संकुल हो गया है ना। ऐसे ही देखो ये वाला, ये 1- है ना, CN- है, तो यहाँ पर ये 1 नहीं लिखते हैं, केवल सीधा माइनस लिख देते। तो ये जो संकुल है ये कैसा संकुल है, देखो 6 लिगेंड उपस्थित है और सारे के सारे CN ही है, तो ये कैसा संकुल है, आपका होमोलेप्टिक संकुल है ना। यहाँ भी देखो ये भी होमोलेप्टिक संकुल का उदाहरण है। और यहाँ देखो अमोनिया भी है, ब्रोमीन भी है और Cl भी है प्लेटिनम के साथ में, ये प्लेटिनम है Pt है ना। ये कैसा संकुल हो गया, अब हेटेरोलेप्टिक संकुल है ना। अभी ये वाला बताओ, ये वैसे इसको मत देखो, ये गलत बनाया हुआ है, COCl3। ये बताइए होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल है या हेटेरोलेप्टिक का एग्जाम्पल है, होमोलेप्टिक का। तो ये भी कैसा संकुल हो गया, होमोलेप्टिक संकुल हो गया। तो होमोलेप्टिक संकुल, हेटेरोलेप्टिक संकुल आप लोगों को समझ में आया, देख ही लीजिए। अब आप बात करेंगे समन्वय बहुलक की। एक्चुअली क्या होता है बेटा, मेटल एटम जो है कभी कभी 2 लिगेंड के साथ में जुड़ेगा, कभी 3 लिगेंड के साथ में जुड़ेगा, कभी 4 लिगेंड के साथ में जुड़ेगा, 5 के साथ, 6 के साथ, कैसे भी जुड़ सकता है ना। तो मेटल एटम लिगेंड के साथ में जुड़ करके किस तरह की ज्यामिति का निर्माण कर रहा है, वह क्या कहलाता है, आपका समन्वय बहुलक कहलाता है ना। मैं लिख देती हूँ, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जुड़कर एक विशेष ज्यामिति संरचना का निर्माण करता है, जिसे समन्वय संकुल बहुलक कहा जाता है, जिसे समन्वय बहुलक कहा जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर मेटल के साथ में अगर 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो इस तरीके से वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। मेटल के साथ में यदि 5 लिगेंड जुड़े हुए, 1 2 3 4 5, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना का निर्माण करेंगे। इसी तरीके से देखो वर्ग पिरामिडी संरचना का निर्माण करेंगे 5 संकुल, यानी कि 5 संकुल जुड़ करके त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना भी बना देते हैं। 5 लिगेंड के साथ में जुड़ करके मेटल एटम जो है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना भी बना सकते हैं या वर्ग पिरामिडी संरचना का निर्माण भी कर सकते हैं। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है ना, ये आपके एनसीईआरटी से लिए गए चित्र हैं। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना है। हाँ, एनसीईआरटी में भी गलतियां हो सकती हैं बेटा, तो सही पढ़ो। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, देखो ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड बताया हुआ है ना मैंने, वो बना करके त्रिकोण एक तल में होता है, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, तो द्विपिरामिड है ना। वर्ग पिरामिड एक ही पिरामिड है इसलिए, है ना। यहाँ देखो वर्ग समतली, यदि 4 लिगेंड हुए, लिगेंड कितने हुए, यदि 4 लिगेंड उपस्थित हुए तो ज्यामिति कौन सी बन रही है,
वर्ग समतली ज्यामिति बन रही है या चतुष्फलकी ज्यामिति भी यहाँ पर बन रही है। दो तरह की ज्यामिति यहाँ पर आपको प्राप्त हो रही है। और अगर 6 लिगेंड हुए तो हमेशा अष्टफलकी ज्यामिति ही प्राप्त होगी। तो मिला करके बात ये हुई है टोटल कि अगर 4 लिगेंड जुड़ते हैं तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। 5 लिगेंड हुए तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। और 6 लिगेंड हुए तो हमेशा यही अष्टफलकीय ज्यामिति ही बनेगी। कब कैसे बनती है मैं पी ब्लॉक में बहुत अच्छी तरीके से पेन वगैरह का इस्तेमाल करके आपको 3D में ये चीज बता चुकी हूँ। तो समन्वय बहुलक आप लोगों को समझ में आया, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आज के लिए तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, घर पे जाकर के मतलब इसको जब वीडियो पूरा देख लें उसके बाद बैठ करके रिवाइज कीजिए, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ जितना भी मैटर लिखा हुआ है ये पूरे आपके नोट्स कवर करते हुए ही लिखा हुआ है, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं, बस वीडियो देखो और मस्त रहो, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।